दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख लॉस ऑफ ट्रस्ट और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख इन पुदुचेरी अ पॉलिटिकल क्राइसिस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। यह अब पुरानी बात हो चुकी है कि पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। यह बात भी पुरानी हो गई है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के बीच रस्साकशी का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी रहने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस मामले में आमतौर पर दिल्ली और पुदुचेरी जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की व्यवस्था है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद से वहां अभी तक चुनाव नहीं कराया जा सका है। दरअसल दिल्ली और पुदुचेरी में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब दोनों ही प्रदेशों में केंद्र की सत्ताधारी दल के विरोधियों ने चुनाव जीता था। लिहाजा सरकार बनने के बाद से ही दोनों प्रदेश की सरकारों और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था। नतीजतन पुदुचेरी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि समग्र रूप में देखें तो यह समस्या केवल केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार तक ही सीमित नहीं है। इस जद में वे राज्य भी आते हैं जहां विधानसभा का आकार छोटा होता है। मसलन 40 विधानसभा सीट वाले गोवा और 32 सीट वाले सिक्किम की सरकार भी हमेशा राजनीतिक संकट के साए में रहती है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा इतना कम होता है कि 2-4 विधायकों के पाला बदल लेने से ही सरकारें बदल जाती हैं। जाहिर है सरकार में रहने वाले दलों को सत्ता के छीन जाने का डर लगा रहता है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में यह डर ज्यादा देखा जाता है। इसकी वजह है कि यहाँ के उपराज्यपाल को राज्यों के गवर्नर के बरकस कहीं ज्यादा शक्तियाँ मिली हैं। जाहिर है संविधान ने ही उन्हें ये शक्तियां दी हैं। चूंकि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की सत्ता का केंद्रीयकरण केंद्र सरकार के पास होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना ही कुछ ऐसी है कि वहाँ की चुनी हुई सरकारें पूरी आजादी से काम नहीं कर पाती, या फिर केंद्र सरकार इन प्रदेशों में विरोधी दलों की सरकार होने पर पूरी तरह हावी रहने का प्रयास करती है। जाहिर है चुनी हुई सरकार आजादी से काम करे, इसके लिए संरचनात्मक कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। अगर दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें तो दिल्ली का गठन 1956 में हुआ था। वहीं आधिकारिक रूप से 1963 में पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। सामरिक महत्व, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच और सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर इन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध है। मौजूदा वक्त में दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था है, जबकि बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक की व्यवस्था की गई है। अगर संवैधानिक उपबंधों की बात करें तो अनुच्छेद 239A में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका गठित करने की चर्चा है। कुछ खास संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों के ही सृजन का जिक्र है। वहीं बालकृष्ण समिति के सुझाव पर दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के जरिए संविधान में अनुच्छेद 239A तथा 239A भी शामिल किए गए। इसमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 239A के प्रावधानों के तहत ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित हुआ। इसी कानून और संवैधानिक उपबंधों के मुताबिक दिल्ली में प्रशासन चलाया जाता है, लेकिन पुदुचेरी और दिल्ली जैसे प्रदेशों में अक्सर ही सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठन जाती है, जो राजनीतिक संकट का कारण बनती है। सवाल है कि किन किन स्तरों पर इन प्रदेशों में संकट पैदा होता है और इसके क्या मायने हैं। गौरतलब है कि पुदुचेरी विधानसभा में जहां 30 सदस्य सीधे चुनकर जाते हैं, वहीं 3 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
देखा जाए तो ये नामित सदस्य निर्वाचित सदस्यों के 10% हैं। इन तीनों ही सदस्यों को सदन में वोट देने का भी अधिकार होता है। ऐसे में जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो या बहुमत ज्यादा बड़ा ना हो, तब केंद्र सरकार द्वारा इन नामित सदस्यों की भूमिका बढ़ जाती है। ये तीनों सदस्य सरकार को बनाने और बिगाड़ने तक की शक्ति रखते हैं। गौर करें तो राज्यसभा में भी नामित 12 सदस्यों को सदन में मत देने का अधिकार होता है। इसी तरह लोकसभा में अब तक नामित होने वाले आंगल भारतीय सदस्यों को मतदान का अधिकार होता था, लेकिन यह देखना होगा कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है, जबकि लोकसभा में 543, जो कि मनोनीत सदस्यों के बरकस कहीं ज्यादा है। इस लिहाज से पुदुचेरी जैसे छोटे विधानसभा में 3 नामित सदस्य किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। यही कारण है कि जब 2018 में केंद्र सरकार ने 3 सदस्यों को नामित किया, तो इससे मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। तर्क यह दिया गया था कि केंद्र सरकार ने उन्हें विधानसभा में नामित करने से पहले पुदुचेरी सरकार से परामर्श नहीं किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस स्थिति में बदलाव करने से इनकार कर दिया। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब 3 जजों की खंडपीठ ने भी इस व्यवस्था को बदलने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने के लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ 2018 मामले की याद दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करने की जरूरत नहीं है और मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के समान ही वोट देने का अधिकार है। दरअसल संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है। कोर्ट ने माना कि 1963 का यह कानून निर्वाचित और मनोनीत विधायकों के बीच अंतर नहीं करता, इसलिए वे निर्वाचित विधायकों के साथ बराबर मतदान का आनंद ले सकते हैं और बजट व अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने का अधिकार रखते हैं। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राज्यसभा के लिए मनोनयन का प्रावधान संविधान में है और लोकसभा के लिए भी प्रावधान संविधान में ही निहित था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह प्रावधान कानूनों में किया गया है। यानी इन कानूनों में एक सामान्य संशोधन के जरिए ही केंद्र सरकार इन प्रदेशों में पहले से कहीं ज्यादा सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। जाहिर है इन खामियों के चलते केंद्र सरकार कभी भी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार पर हावी होने का दमखम रखती है। इसी से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है जिनसे जुड़े लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन पुदुचेरी विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए किसी भी अनिवार्य योग्यता का उल्लेख 1963 के कानून में नहीं है। दूसरे लफ्जों में कहें तो यह कानून सदस्यों के मनोनयन के मामलों में केंद्र सरकार को मनमानी करने का अवसर प्रदान करता है। एक दूसरा पहलू यह है कि राज्यों के मामलों में कई स्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। अमूमन राज्यों के मामले में कैबिनेट के फैसले पर राज्यपाल को रबर स्टाम्प का नाम दिया जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में ऐसा नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि इन प्रदेशों के उपराज्यपाल के पास सरकार की बात मानने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। इसी कारण सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल सरकार की अनुशंसा मानने से इनकार कर देता है। यही व्यवस्था दिल्ली और पुदुचेरी की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच उभर रही समस्या का मूल कारण है। ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जरूरी स्वायत्तता देने की चिंता कभी नहीं की गई। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 44 और संविधान के अनुच्छेद 239 ए 4 के तहत प्रशासक को मंत्रिपरिषद के फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त करने और मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की शक्ति दी गई है। अब चूंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर फैसले लेते हैं, इसलिए इसमें भी कोई राय नहीं है कि ऐसे विवादित मुद्दों पर वास्तविक रूप से केंद्र सरकार ही फैसले लेती है। इसलिए बात चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हो या पुदुचेरी की, अक्सर ही राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है और केंद्र सरकार पर गैर सहकारी संघवाद का रवैया अपनाने के आरोप लगते हैं। सवाल है कि ऐसे विवादों पर न्यायपालिका का क्या रुख है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी में सरकार और उपराज्यपाल के बीच जब जब हितों का टकराव हुआ,
तब वहां की सरकारों ने कोर्ट का रुख किया। 2016 में जब किरण बेदी को पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तब वहां की नारायणसामी सरकार और किरण बेदी के बीच काफी खींचतान देखने को मिली। उसी दौरान केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसे कानूनी रूप से चुनौती दी गई। तब मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और कहा कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना चाहिए और सरकार के दिन प्रतिदिन के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि जब केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तब कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए तत्काल पुदुचेरी कैबिनेट को प्रमुख फैसले लेने से रोक दिया। 2018 में दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि उपराज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के कार्यकारी प्रमुख हैं और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली की विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ सह व्यापक है और उपराज्यपाल को उन सभी मामलों पर कैबिनेट के निर्णयों का पालन करना चाहिए जहां विधानसभा में कानून बनाने की शक्ति है। पुदुचेरी के शासन के कानूनों और नियमों का विश्लेषण करने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी माना कि उपराज्यपाल के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं। अनुच्छेद 239B के तहत उपराज्यपाल केवल तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी हो। अगर दिल्ली की तरह पुदुचेरी में भी मतभेद की स्थिति पैदा होती है तो उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले का मतलब सभी मामले नहीं होगा और असाधारण स्थितियों में ही राज्यपाल को मामले को राष्ट्रपति के समक्ष ले जाना चाहिए। इसलिए उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करने और निर्वाचित सरकार को बाईपास करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दरअसल भारत राज्यों का संघ है। यह संघीय ढांचा देश की शासन प्रणाली को चलाने का एक तरीका है। इसके तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को राज्यों में बांटा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण इसी का दूसरा पहलू है। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार का गठन हुआ हो, उस सरकार को अन्य राज्यों की सरकार की तरह शक्ति ना देना संघवाद की सीमा को प्रदर्शित करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्रमशः पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे हाशिया समूहों तक को सत्ता में भागीदार बनाना मकसद था। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि लाखों और करोड़ों की आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को पूरी आजादी नहीं मिल रही है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भी काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि अगर केंद्र द्वारा नामित व्यक्ति वास्तविक शक्तियों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करता है तो एक विधानसभा का चुनाव और मंत्रियों की एक परिषद के गठन का क्या औचित्य रह जाएगा। इसलिए दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि एक निर्वाचित सरकार संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए संविधान के उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को सही ढंग से नियोजित करने के लिए निर्वाचित सरकार की प्रधानता होनी चाहिए। इन विमर्शों को इस तौर पर भी देखने की जरूरत है कि ये सवाल बुनियादी रूप से भारत में संघवाद के बारे में चिंताओं को मौलिक रूप से रेखांकित करते हैं। हालांकि दिल्ली और पुदुचेरी संविधान के तहत राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी संघवाद का सिद्धांत राज्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों के परिषदों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि राज्यों की तरह ही यहाँ भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और सरकार का गठन होता है। जाहिर है, जिस प्रकार राज्यों में रह रहे लोग अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर देखते हैं, वही आकांक्षाएं केंद्र शासित प्रदेशों की जनता के पास भी होंगी। केंद्र सरकार को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि किन तर्कों और किन कारकों के आधार पर देश के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में एक विधायिका और मंत्रिपरिषद के गठन को जरूरी माना गया था। अगर एक निर्वाचित सरकार को स्वायत्तता नहीं मिलती है, तब हमें सरकार गठन के लिए चुनाव जैसी कवायद की सार्थकता पर भी विचार करना चाहिए। फिर विधानसभा सदस्यों पर सरकारी खर्च की सार्थकता पर भी हमें सोचने की जरूरत है, जिसकी अदायगी करदाताओं द्वारा की जाती है। लिहाजा राज्यों की तरह केंद्र शासित प्रदेशों में भी निर्वाचित सरकारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, ताकि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की मंशा पूरी हो सके
और संघवाद की संकल्पना को मजबूत रखते हुए प्रदेशों के विकास की गति में तेजी लाई जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन का व्यावहारिक मॉडल कैसे लागू किया जा सकता है? निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति संतुलन के लिए केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है? टिप्पणी कीजिए।